हेलो गाइज, दिस इज़ दिलीप और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइज आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आज से करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ की वीडियो अपलोड होने जा रहा है। गाइज ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो कृपया इसे पूरा ज़रूर देखें। और याद रहे, आपका अटेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपकी लड़ाई क्वेश्चन पेपर से नहीं बल्कि बगल में बैठे हुए कंपटीटर से होगा, इसलिए इसका ध्यान ज़रूर रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला वीडियो है वो जनरल नॉलेज का है, जिसमें पार्ट 1 हम कवर करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। गाइज जनरल नॉलेज के 2021 में हम ये देखने वाले हैं, पूरे 12 सेक्शन देखेंगे, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिंबल्स, एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, जिसमें हम इसरो और डीआरडीओ के अपडेट्स देखेंगे। स्पोर्ट का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए या जो भी हमारे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, एई, यूपी पीसीएल एई, तो जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर जेई के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में स्पोर्ट्स का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आर्ट्स एंड कल्चर, फर्स्ट एमंग इंडियंस, नाइन्थ वन इज लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, कंट्री, कैपिटल, उसकी एरियाज एंड करेंसीज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, इसको भी हम कवर करेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे इसको। जो छूट जाएगा उसे हम मिसलेनियस में देखेंगे। गाइस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है द यूनाइटेड नेशन। गाइस इसे जानने से पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट बैकग्राउंड की जानकारी हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो चलिए इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। गाइज आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 से ये शुरू हुआ था, जो कि 11 नवंबर 1918 तक चला था। गाइज इसे हम ग्रेट वार भी कहते हैं, या इसे हम द वार टू एंड ऑल वार्स, यानी ये एक ऐसा युद्ध जिसने सारे युद्धों को समाप्त कर दिया। यानी ये बहुत बड़ा युद्ध था जो कि यूरोप में लड़ी गई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था गाइज 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945, यानी 1945 तक ये लड़ाई चली थी। ये भी यूरोप में हुई थी, और भी मिडिल ईस्ट एशिया कंट्रीज़ थे, कुछ ईस्ट एशिया कंट्री भी थे उसमें इन्वॉल्व। गाइज 1945 मतलब ये जो दो बार ये जो वर्ल्ड वार हुए हैं, ये भीषण तबाही पूरे विश्व को देखने को मिली है। इसलिए विश्व के कुछ चुनिंदा देशों ने, लगभग 50 मेंबर कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस को मेंटेन किया जाए। उसके लिए इन्होंने एक चार्टर बनाया। चार्टर का मतलब होता है कि यह रिटन स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, या हम कह सकते हैं कि एक राइट्स होती है, जिसमें ये जो स्टेटमेंट लिख दी जाती है उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी जाती है उसको हम फॉलो करते हैं, तो उसी तरह एक ये रूल्स है, रूल्स की पूरी ये बुक है, जिसमें ये सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही सारे कंट्रीज़ को चलना पड़ेगा। तो गाइज ये 24 अक्टूबर 1945 को एग्जिस्टेंस में आया, और उसी 24 अक्टूबर को हम यूएन डे भी मनाते हैं। गाइज जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर जो है यूएन की 51 है। एक्चुअली क्या है, पोलैंड ने बाद में साइन किया था, बट ट्रीटेड एज अ ओरिजिनल मेंबर, मतलब उसे ओरिजिनल मेंबर हम मानते थे, लेकिन इसने साइन जो है बाद में किया था, इसलिए वो 51वां जो मेंबर है वो पोलैंड था। गाइस अब जानकारी ये भी होना चाहिए कि जितनी भी हम कंट्रीज़ का नाम ले रहे हैं, हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम गूगल मैप में जाए, उस कंट्री की लोकेशन देखें ये कहाँ पे है, और उसकी किस कॉन्टिनेंट पे पड़ता है, उसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। एटलीस्ट 3 बातें तो हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगर मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें पोलैंड जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है, जिसकी कैपिटल जो है वारसा है, WARSAW, वारसा है। और इसकी जो करेंसी है वो पॉलिश लूटी है, पॉलिश लोटी, POLISH, या पॉलिश हो गया। और लोटी का ZLOTI, सॉरी, ZLOTY, ये इसकी पूरी करेंसी है। और गाइज हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि परमानेंट इंडिया जो है इसमें एक फाउंडिंग मेंबर है, और फाउंडिंग मेंबर इंडिया को किसने बनाया ये हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम परमानेंट मेंबर किसको कह रहे हैं, ओरिजिनल मेंबर किसको हम कह रहे हैं। एक्चुअली यूएन की एक डिक्लेरेशन हुई थी जनवरी में 1942 को, 1942
जनवरी में एक यूएन की डिक्लेरेशन हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि ओरिजिनल मेंबर जो होंगे वो जनवरी 1942 के जो पहले हैं वही ओरिजिनल मेंबर होंगे। मतलब इसके पहले जिन्होंने साइन कर दिया है वो सारे ओरिजिनल मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका जो है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है ये। और इसके जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड को डिवाइस किया था उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। गैज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये थे कौन। ये 32वें यूएस प्रेसिडेंट थे। ये 32 यानी 32 जो है मतलब 32वां यूएस प्रेसिडेंट थे ये 32nd। गैस टोटल जो मेंबरशिप है इस समय यूएन में 193 कंट्रीज़ का है। और वेटिकन सिटी और ताइवान ये यूएन के मेंबर नहीं है। वेटिकन सिटी गाइस ये क्योंकि 4 ऑप्शन देता है उसमें पूछता है कि कौन सा इसमें जो है कौन सी कंट्री यूएन का पार्ट नहीं है, यानी यूएन का मेंबरशिप अवेल नहीं किया हुआ है। तो उसमें वेटिकन सिटी और ताइवान है। अब गाइस ये भी अब आता है कि भाई वेटिकन सिटी और ताइवान ये कौन सी कॉन्टिनेंट पे पड़ते हैं, इनकी करेंसी क्या है, इनकी कैपिटल क्या है। गाइस चलिए मैं इसका भी बता दे रहा हूँ। वैसे वेटिकन सिटी ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल जो है खुद वेटिकन सिटी ही है। गाइस जब आप मैप में जाएंगे तो आप देखेंगे इस कि ये कहाँ पर है, तो ये यूरोपियन कंट्री पे है। और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, EURO यूरो है। वेटिकन सिटी और पैलेस्टीन ये परमानेंट ऑब्जर्वर हैं यूएन के परमानेंट ऑब्जर्वर हैं। अब गाइज एक चीज़ और है पैलेस्टीन। अब ये पैलेस्टीन का आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सी कंटिनेंट पे पड़ता है, इसकी कैपिटल कौन सी है और इसकी करेंसी क्या है। चलिए गाइज नेक्स्ट में देखते हैं यूएन फ्लैग। यूएन का जो फ्लैग है यानी उसके जो झंडे हैं वो झंडा है वो किस तरह का दिखता है। वो गाइज मैं आपको बता दूं कि वो ट्विन ओलिव ब्रांचेस के आकार में दिखता है। जैसे ये आप नीचे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ, मतलब जैसे नॉर्थ की तरफ अगर हम अपने हथेलियों को अपने दोनों हथेली को ऊपर की तरफ ऐसे करें, जैसे हम कैचिंग करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा जो ओपन है हथेली का वो ऊपर नॉर्थ की डायरेक्शन में दिखेगा। सेम वैसे ही क्योंकि हम यहाँ पे उसकी पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि ऑथराइज नहीं है कि आप किसी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पिक्चर यहाँ पे डाल सके, इसलिए क्योंकि ट्विन ओलिव ब्रांचेज है तो हम ये ओलिव ब्रांचेज का जो जैतून जिसको हम बोलते हैं जैतून के पौधे को हमने यहाँ पत्तियों को दिखा रखा है। ये 20 अगस्त 1947 को अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, ये ट्विन ओलिव ब्रांचेस गाइस ये शांति का प्रतीक है और आपको पता होना चाहिए कि यूएन इसीलिए बनाई गई थी कि सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन किया जा सके पूरे वर्ल्ड में। गाइस मैं ये बता दूं कि जनरल असेंबली जो है, जनरल असेंबली एक असेंबली होती है, इसके बारे में आगे हम देखेंगे। जनरल असेंबली किसी भी नए कंट्री को ऐड भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। यानी किसी भी कंट्री को, जैसे 193 कंट्री है, इनमें से किसी को भी वो ऐड भी कर सकता है, किसी नए को ऐड कर सकता है और इनमें से किसी को सस्पेंड भी कर सकता है। लेकिन गाइज ये सारे काम जनरल असेंबली करता है लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर ही करता है। और सिक्योरिटी काउंसिल क्या है ये पॉइंट हम आगे की तरफ देखेंगे। गाइज जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यों, इसलिए हम इनका जिक्र आगे की तरफ आगे करेंगे आगे की स्लाइड्स में। गाइज द UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, गाइज ये 1945 में से सेटअप हुई थी। हम जैसा कि सुनते हैं कि मानवाधिकार दिवस यानी ये वही है कि जो 10 दिसंबर को हम मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे जो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, ये इसके लिए एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें इसको अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा। 10 दिसंबर 1948 को ये अडॉप्ट किया गया था और उसी दिन से ही ये ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। क्या इस 6 भाषाओं में यूएन की 6 भाषाएं जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में गिनी जाती हैं, जिनमें से चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, अरेबिक है। गाइज मैं ये बताना चाहूँगा कि अरेबिक जो है जनरल असेंबली के द्वारा 1973 में ऐड किया गया था, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये इसे 1982 में ऐड किया गया। लेकिन
एक ख़ास बात तो यह है कि अरेबिक लैंग्वेज ऐड होने के बाद भी ये वर्किंग लैंग्वेज काउंट नहीं की जाती है। ये अरेबिक लैंग्वेज जो है वर्किंग लैंग्वेज में काउंट नहीं की जाती है, बाकी सारे काउंट की जाती हैं। गैज जैसे इंसान का शरीर होता है उसी प्रकार से इंसान की पूरी यानी कंप्लीट बॉडी यूएन है, और उसके जितने हाथ पैर जितने हैं ये उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं यूएन की। ये यूएन के ऑर्गन हैं जिसमें जनरल असेंबली सबसे फर्स्ट है। जनरल असेंबली है क्या? जनरल असेंबली को कहा जाता है टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड। टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व की मीटिंगों का एक नगर है ये, यानी सारी मीटिंग ज़्यादातर यहीं होती हैं। और इसे हम पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे वो सारे डिसीजन ली जाते हैं कि अगर कहीं पर अस्थिरता फैली हुई है तो उसके लिए पीस और सिक्योरिटी दोनों को सुनिश्चित कराता है जनरल असेंबली। ये साल में एक बार होती है असेंबली की मीटिंग, और जिसमें जनरल असेंबली जो है यूएन के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कर सकता है। यानी जनरल असेंबली सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करता है, लेकिन सारे रिकमेंडेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। यानी जनरल असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट डू एनीथिंग। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जनरल असेंबली जो है जो नए मेंबर होता है उनको ऐड करता है और उनको एम्पावर भी करता है। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। गाइस मैंने कहा कि जनरल असेंबली जो भी काम करता है वो सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे ही करता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? ये क्या करता है? टू मेंटेन इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। वही जो यूएन की थीम है कि इसको हम कंप्लीट पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखेंगे। यह यूएन की एक्शन एजेंसी है, यानी काम करने वाली एजेंसी है ओनली। इसे हम एनफोर्समेंट विंग भी कहते हैं यूएन की। सिक्योरिटी काउंसिल ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 11 मेंबर्स। शुरुआत में 11 मेंबर्स थे, लेकिन 1965 में बढ़कर ये 15 हो गए थे। अब ये डेट पूछा जाता है कि कब ये एक्सपेंड होकर 15 हुए थे, तो हमें पता होना चाहिए। हमें इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका इफेक्ट पूरे विश्व में देखने को मिलता है। सिक्योरिटी काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें फ्रांस, यूएस, चाइना, रशिया, यूके। गाइस मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि आप जितने भी कंट्री का मैं नाम ले रहा हूँ उस गूगल मैप में जाके आप उनका लोकेशन देखिए, वो कौन से कॉन्टिनेंट पे पड़ते हैं, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। एक साथ कई चीज़ों को आप रिवाइज़ करते हुए चलिए। मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि पैलेस्टीन का मैंने आपसे पूछा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़। फ्रांस जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल इसका पेरिस है, करेंसी इसका यूरो है, और फ्रैंक भी इसका यूरो है, फ्रैंक भी इसका करेंसी है। सेकंड है यूएसए। यूएसए नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट पे पड़ता है। कैपिटल इसका वाशिंगटन डीसी है। डीसी गाइज ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसको हम बोलते हैं डीसी को। और इसका जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है। गाइज आपको बता दूं कि एक यूएस डॉलर की कीमत इस समय रुपए में 74 रुपये के आसपास है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये मोटी जानकारी है जो हमें पता होना चाहिए। अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि अफ्रीका के रिपब्लिक ऑफ कांगो में क्या हो रहा है। जो महाशक्ति है उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए अमेरिका के बारे में हमें पता होना चाहिए। चाइना चाइना जो ईस्ट एशिया कंट्री है, जिसका कैपिटल जो है बीजिंग है, करेंसी जो है रेन मिनबी है, रेन मिनबी। अगला है रसिया। रसिया जो है नॉर्दर्न एशिया कंट्री है। आप देखेंगे उत्तर की तरफ पड़ता है चाइना के ऊपर, मंगोलिया के जस्ट ऊपर ही पड़ता है। चाइना भी एक बॉर्डर लगाता है रसिया से। इसकी जो कैपिटल है वो मॉस्को है, करेंसी जो है रूबल है। अब लास्ट है कि इसमें यूके के गाइज आप बताइए। बहुत सिंपल है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए सारे अगर मैं कर दूंगा तो आप शिथिल हो जाएंगे, आपका दिमाग जो है शिथिल हो जाएगा, आप केवल वीडियो पे ही फोकस रहेंगे, अपने खुद से कुछ नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि हम फुल्ली कमिटमेंट नहीं करेंगे कि हम आपको वो कंप्लीट चीज़ें बता पाएंगे जिसकी आपकी ज़रूरत है।
कुछ तो आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। आप 1 कदम चलिए, मैं 10 कदम चलूँगा, तो हम मिल के ये सभी ये टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस मैं ये भी बता दूं कि इसमें जैसा हमने देखा 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं, वैसे 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं 2/3 मेजॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली, यानी जनरल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा ही ये इलेक्ट किए जाते हैं। ये सेलेक्ट नहीं होते, ये इलेक्ट होते हैं, इस बात का ध्यान रहे, 2 साल के लिए। 5 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर जो है रिटायर होते हैं एवरी ईयर, बट रिटायरिंग मेंबर कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली, यानी ये तुरंत जो है री इलेक्ट नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। परमानेंट मेंबर्स जो हैं उन्हीं के पास ही वीटो पावर होता है, यानी वही जो बड़े से बड़े डिसीजन में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कोई भी बड़ा डिसीजन होता है तो इन 5 परमानेंट मेंबर का डिसीजन होना उसमें ज़रूरी है। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स में से कोई भी अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है। थर्ड देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इकोसोक। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सोशल प्रोग्रेस और बेटर स्टैंडर्ड लाइफ को मेंटेन करना और उसको प्रमोट करना। टोटल 54 मेंबर हैं, जिसमें से 18 यानी 1/3 जो है हर साल इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के लिए। इनके जो रिटायरिंग मेंबर होते हैं वो इमीडिएट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि ऐसा आप पीछे देखेंगे ऐसा इसमें नहीं था। सिक्योरिटी काउंसिल में इमीडिएटली री इलेक्टेड का प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। गाइस ये क्या करता है, कंट्रीज़ की हेल्प करता है। किस फॉर्म में हेल्प करता है? फॉरेन रूल टू अटेन इंडिपेंडेंस, यानी वो विदेशी नियम जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंस को अटेन करा सके, वो इसलिए वो कंट्री की हेल्प करता है कि कोई भी देश ऐसा ना हो जो अभी भी गुलाम हो, तो ये जो है इंडिपेंडेंस को अटेन कराता है। टोटल 11 कंट्रीज हैड कम अंडर दिस सिस्टम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पलाऊ वॉज द लास्ट कंट्री टू गेट फ्रीडम इन 1994। सबसे लास्ट कंट्री जो था जो गुलाम बना हुआ था वो पलाऊ था, जिसे 1994 में इस अंडर फॉरेन रूल के तहत इसे इंडिपेंडेंस कराया गया। फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। का इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग में है, और ये डी फैक्टो कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स, नीदरलैंड में है ये। नीदरलैंड की कैपिटल है डी फैक्टो कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की हम सीधा मोटा मोटा ये कहेंगे कि इस नीदरलैंड का जो कैपिटल है द हेग है, और वहीं पर ICJ का हेडक्वार्टर है। टोटल 15 जज इसमें शामिल है, 15 जज इसमें शामिल है, 15 जज जो कि इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, दोनों के द्वारा। याद रखिएगा, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं 9 साल के लिए। और इनमें से जितने भी होते हैं, जो भी 15 जज हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, एक सेम कंट्रीज से नहीं होंगे। याद रखिएगा 4 ऑप्शन में ऐसा रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। ICJ खुद अपने प्रेसिडेंट को चुनता है और वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है 3 साल के लिए, दूसरा कोई नहीं चुनता, ये खुद अपने आप चुनते हैं। 9 जज जो है इसमें मिलकर कोरम बनाते हैं किसी भी डिसीजन के लिए 9 जज मिलकर ही कोरम बनाते हैं। इंग्लिश और फ्रेंच जो है इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है। सिक्स्थ है द सेक्रेटेरिएट। जो भी प्रोग्राम होता है, पॉलिसी होती है UN की, उसको एडमिनिस्टर्ड करता है, यानी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का जो देखभाल है वो सेक्रेटेरिएट करता है, और इसलिए सेक्रेटेरिएट जो है UN की हेडक्वार्टर भी ट्रीट की जाती है। सेक्रेटरी जनरल जो है अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सेक्रेटरी जनरल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है, और ये री इलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और है कि सिक्योरिटी जो जनरल होता है वो डिप्टी सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट कर सकता है, और ये सेकंड हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है UN की। सॉरी, थोड़ा पिक्चर की वजह से पीछे हो गया है। तो UN की सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक होता है ये DSG, यानी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। दिस पोस्ट यानी DSG वाज क्रिएटेड बाय कोफी अन्नान।
कोफ़ी अन्नान के बारे में आप सारे अवेयर हैं। प्लीज़ आप कोफ़ी अन्नान, मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने तरफ से एफ़र्ट लगाएं। कोफ़ी अन्नान के बारे में, ये क्या थे, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसा मैंने पिक्चर पर लगाया है, ये यही थे कोफ़ी अन्नान जी। थैंक यू सो मच गाइज़। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच।